नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन जो बाल विकास पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो बाल विकास में अपन क्या पढ़ रहे थे? बाल विकास में अपन विकास से संबंधित कुछ नियमों का अध्ययन कर रहे थे। तो पिछली क्लास में अपनों ने क्या देखा? तो इस क्लास में हम जानते हैं कि बाल विकास का अध्ययन कर रहे थे और बाल विकास में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? इससे संबंधित नियम पढ़ रहे थे। और नियमों में पिछली क्लास में अपनों ने कौन सा नियम पढ़ा था? अपनों ने पढ़ा था सामाजिक प्रत्याशाएं है वो अंतर्निहित होती है। किसमें? विकास में। विकास में सामाजिक प्रत्याशाएं निहित होती है या फिर अंतर्निहित होती है। इसको अपनों ने पढ़ा, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि अपन देखें तो देखिए, सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी कि यदि कोई किशोरावस्था का बालक है तो किशोरावस्था का बालक है तो उससे समाज उम्मीद करेगा कि वो समाज के बीच में बैठे और समाज की सभी विचारधाराओं को समझे, उनमें सहयोग करे। यदि बालक ऐसे कर रहा है तो इसका मतलब तो उसमें सामाजिक जो प्रत्याशाएं हैं वो निहित है और सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार ही इसका विकास हो रहा है। और यदि ऐसा हो रहा है तब तो उसका विकास मान्य है, नहीं तो विकास अमान्य है। अर्थात तो फिर वहां पर समाज यूं कह देगा कि बच्चा विकास ही नहीं कर रहा है, बच्चा मंद बुद्धि है। तो इस प्रकार की बातें हैं वो अपने को सुनने के लिए मिल जाएगी। तो सामान्यतः विकास है वो सामाजिक आशाओं पर खरा उतरने वाला होना चाहिए। यानी बालक है वो विकास इस रूप में करना चाहिए कि समाज की आशाओं को पूरा कर सके। ठीक है, तो यहां तक अपनों ने ये चीज देख ली थी, यहां तक ये नियम क्लियर कर लिया था अपनों ने। उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। तो अगला नियम क्या कहता है? अगला नियम यूं कहता है कि जो ये विकास है वो परिपक्वता व अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं। यानी विकास किसके परिणाम स्वरूप होगा? परिपक्वता व अधिगम के। यदि समझे तो सामान्यतः पहले परिपक्वता आएगी। ठीक है, परिपक्वता यदि नहीं होगी तो अधिगम होगा ही नहीं। अपन जो चीज बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं उससे संबंधित बालक में परिपक्वता आनी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जैसे ही उसमें परिपक्वता आई तो वो अधिगम योग्य हो जाता है और फिर वो अधिगम करता है। अधिगम का अर्थ देखें तो सीखना ही होता है। ठीक है, तो जैसे ही उसमें परिपक्वता आई उसने अधिगम करना शुरू किया, उसने सीखना शुरू किया और जैसे ही उसने सीख लिया वैसे ही उसका विकास हो गया। यानी ये एक क्रम हो सकता है विकास का। ठीक है, तो यहाँ पर परिपक्वता का मतलब अपन सामान्यतः उम्र से ले सकते हैं। ठीक है, उम्र से, यानी बालक परिपक्व कब हो जाता है? अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं 18 वर्ष तक, या अगर अपन मनोवैज्ञानिक भाषा में कहें तो सामान्यतः 18 से 20 वर्ष तक। और इसकी जो अवस्था मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, तो किशोरावस्था तक बालक परिपक्व हो जाता है और वो हर चीज सीखने योग्य बन जाता है। उस परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है कि उसे कोई भी चीज सिखाई जा सकती है। ठीक है, तब अपन अगर वो सीख लेता है, जो भी अपन सिखा रहे हैं वो सीख रहा है, इसका मतलब उसका विकास हो रहा है। हालांकि इसके लिए बहुत सी चीजें मैटर करती है, जैसे रुचि भी मैटर करती है, क्षेत्र विशेष भी मैटर करता है, वातावरण भी मैटर करता है। परंतु यहाँ पर अपन विस्तृत दृष्टिकोण नहीं लेकर जाएंगे। अपन यहाँ पर ये देखेंगे कि कम से कम ये चीज तो बहुत जरूरी है इसके लिए। ठीक है, और इसके लिए ये दोनों चीजें अत्यंत आवश्यक है। कैसे? और ये नहीं है कि आप किशोरावस्था का इंतजार करो किसी भी चीज को सिखाने के लिए। सामान्यतः अलग अलग अवस्थाओं की अलग अलग परिपक्वताएं होती है। जैसे मान लीजिए कि बालक शिशु है,
शैशवावस्था में है। तो शैशवावस्था का जो बालक है वो उससे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो चलना सीखे, कुछ शब्दों को बोलना सीखे। तो इस प्रकार से वो चीजें आप सिखाओगे तो वो इस उम्र में सीखेगा, यानी उसकी परिपक्वता वहीं तक सीमित है और उससे संबंधित चीजें वो सीख जाएगा। अब अपन यदि बाल्यावस्था के बालक की बात करें तो बाल्यावस्था में बालक से उम्मीद की जाती है वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है और साथ साथ वाक्य बोलना शुरू कर देता है, वो बोलना अच्छे से शुरू कर देता है और उसके बाद वो पढ़ना लिखना भी शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से उसकी परिपक्वता के अनुसार जितनी, अब ये नहीं हो कि अब बाल्यावस्था का बालक, मान लीजिए कि वो 8 वर्ष का बालक है और 8 वर्ष के बालक को आप 8वीं क्लास की मैथ सिखा रहे हो, ये संभव नहीं है। ठीक है, क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वो उसके लिए परिपक्व नहीं हुआ है। 8वीं क्लास के प्रश्नों के लिए, 8वीं क्लास के सवालों के लिए वो परिपक्व नहीं हुआ है, तो वहां पर वो अधिगम नहीं करेगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से संबंधित होती है। हाँ, यदि 8 वर्ष का बालक है उसे दूसरी से तीसरी क्लास के प्रश्न करवाए जाएं तो उसकी परिपक्वता उसके अनुसार है, वो आराम से सीख भी लेगा और उसका विकास चलता रहेगा। तो हर एक अवस्था की अपनी परिपक्वता होती है, अपना लेवल होता है। यदि बालक को उस अवस्था के अनुसार, उस लेवल में, उसकी परिपक्वता के अनुसार यदि उसे अधिगम करवाया जा रहा है तो वो सीखता ही जाएगा। यहां पर मैं एक चीज और बता देती हूं कि मान लीजिए कि एक वर्ष का बालक है, ठीक है, 1 वर्ष का बालक। अब 1 वर्ष के बालक को आप ये जो छोटी छोटी साइकिल आती है ना, जो अपन छोटे बच्चों को लाकर देते हैं, 3 टायर वाली, ठीक है, तो वो साइकिल आप चाहते हो कि वो बालक सीखे चलाना। अब 1 साल का बच्चा, जो हालांकि आजकल के जो माता पिता है वो भी एडवांस है, हाँ बच्चे भी एडवांस है पहले की तुलना में, परंतु फिर भी माँ बाप उनसे भी एडवांस है। बच्चा चलना नहीं शुरू करता उससे पहले उसे साइकिल पर बैठाने की सोचते हैं। तो सामान्यतः यदि आप 1 वर्ष के बालक से ये उम्मीद करो कि वो साइकिल चलाए तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसके लिए परिपक्व नहीं हुआ है। हाँ, यदि ये ही उम्मीद आप 3 वर्ष के बालक से कर रहे हो कि वो 3 टायर वाली छोटी साइकिल होती है जिसे 3 वर्ष का बच्चा चलाना शुरू कर देता है, परंतु बड़ा होने के बाद, मतलब यहां तक आने के बाद तो वो 2 टायर वाली की उम्मीद करने लग जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है, वो 3 वर्ष के बालक से ये उम्मीद की जा रही है कि वो साइकिल चलाए तो वो चला सकता है। क्यों? क्योंकि उसने इसको इसके अनुसार उसने परिपक्वता प्राप्त कर ली है। उसके जो पैर हैं उन्होंने इस साइकिल के जो पहिए हैं उनको घुमाने की योग्यता या परिपक्वता प्राप्त कर ली है, तो अब वह चला पाएगा। अब 1 वर्ष का बालक, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि 13-14 महीनों में चलने लगते हैं, अब उनसे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो साइकिल चलाए तो संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पैरों ने मजबूती प्राप्त नहीं की, तो इसलिए परिपक्वता ही नहीं आई, तो वो संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि परिपक्वता बालक में आनी चाहिए और परिपक्वता के बाद वो सीखेगा और सीखने के बाद उसमें क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, यहां पर अपन इस चीज को गेसल के अनुसार भी सीख सकते हैं, उनके अनुसार भी देख सकते हैं। देखिए, परिपक्वता के संबंध में जिसने सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है वो है गेसल महोदय। उन्होंने परिपक्वता का सिद्धांत भी दिया था। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया था? परिपक्वता का सिद्धांत दिया था गेसल ने। ठीक है, देखिए, गेसल महोदय एक डॉक्टर थे सामान्यतः, ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले तो 1923 ईस्वी में अपना एक क्लिनिक खोला। ठीक है, क्लिनिक के बाद इन्होंने शिशुओं का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। ये शिशु का अध्ययन करते थे और उसके बाद धीरे धीरे इनके इस अध्ययन ने प्रगति की और प्रगति की तो लगभग 1925 में इन्होंने वो परिपक्वता से संबंधित सिद्धांत दे दिया था।
यानी इससे संबंधित इनकी मान्यताएं 1925 में लगभग विकसित हो चुकी थी। यानी 2 वर्ष तक इन्होंने इस संबंध में गहन कार्य किया। उसके बाद 1925 तक इन्होंने परिपक्वता से संबंधित सिद्धांत दिया और उसके बाद इसी से संबंधित 1928 ईस्वी में इन्होंने अपनी पुस्तक भी प्रकाशित करवा दी थी। और उस पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ। इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, ये इनकी पुस्तक का नाम था जो 1928 में आ गई थी। ठीक है, किससे संबंधित? परिपक्वता से संबंधित। परिपक्वता का सिद्धांत दिया। किसने दिया? गैसल ने दिया। कब दिया? 1925 में दिया। पुस्तक कब आई? 1928 में आई। किस नाम से आई? इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ नाम से इनकी एक पुस्तक आई। क्या था पुस्तक में? पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन देखते हैं कि उनका विचार क्या था। देखिए, यहाँ पर अपन विस्तृत तरीके से तो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर चूंकि अपन विकास के सिर्फ नियम पढ़ रहे हैं तो इसलिए अपन शॉर्ट एंड स्वीट इस चीज को देखेंगे। और ये इसलिए भी यहाँ बता दिया ताकि आप आगे पढ़ें तो आपकी चीज है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, आपका रिविजन हो जाए, तो इसलिए यहाँ पर बता दिया गया है। हाँ, तो अब उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यूं कहा था कि बालक जब है, बालक दो पक्षों में मतलब कौन कौन से? एक तो शारीरिक और साथ साथ मानसिक, यानी शारीरिक व मानसिक, इन दोनों पक्षों में यदि परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तभी वह किसी चीज को सीख सकता है। ये इनकी थियरी थी कि बालक दोनों पक्षों में परिपक्वता प्राप्त कर लेता है तभी वह सीखता है। अब इसमें ये मतलब नहीं है कि बालक दोनों पक्षों में परिपक्वता है वो किशोरावस्था की प्राप्त करे। इसका मतलब यह है कि आप क्या सिखाना चाह रहे हैं। आप जो भी चीज सिखाना चाह रहे हैं उससे संबंधित यदि बालक शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार है तभी वो उन चीजों को सीख पाएगा, उन चीजों को ग्रहण कर पाएगा। ये आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। यानी जो भी चीज, जिस लेवल की चीज हम बताना चाह रहे हैं उससे संबंधित बालक शारीरिक व मानसिक दोनों रूपों में तैयार होना चाहिए, फिर ही हम इस बात को या उसमें कुछ सिखा सकते हैं उसे और उसमें विकास कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। ये किसने कहा है? ये गैसल महोदय ने कहा है। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत है इसके माध्यम से भी हम क्या कह सकते हैं कि सामान्यतः क्या होता है, बालक परिपक्व होगा, उसी के अनुसार, अपनी परिपक्वता के अनुसार ही वो अधिगम करेगा। तो इसलिए परिपक्वता व अधिगम के परिणाम का ही क्या है? परिपक्वता व अधिगम के का परिणाम ही क्या है? विकास है। तो पहले बालक परिपक्व होना चाहिए, फिर वह सीखने योग्य बनना चाहिए। और अपन यूं भी कह सकते हैं कि परिपक्वता उसके बाद क्या होगा? अधिगम होगा, और अधिगम के बाद क्या होगा? विकास होगा। ये नियम है। तो हम विकास के नियम पढ़ रहे हैं। नियम में जो अगला नियम अपनों ने पढ़ा है वो पढ़ा है कि विकास परिपक्वता व अधिगम के परिणाम स्वरूप होता है। अर्थात पहले परिपक्वता आएगी, उसके बाद अधिगम होगा और उसके बाद विकास हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे अगले नियम की तरफ। हाँ, तो यहां पर है वो विकास से संबंधित जो नियम पढ़ रहे थे उनमें लगभग नियम अपने बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अंतिम नियम अपन देखने जा रहे हैं जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम भी है। यहां पर अपन इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे
क्यों? क्योंकि ये विस्तृत रूप में पढ़ना है, आपकी पहली यूनिट ही कह रही है। क्यों? आप स्वयं समझ जाएंगे। ये नियम है वंशानुक्रम व वातावरण का नियम। वातावरण का नियम अत्यंत महत्वपूर्ण नियम ये कहा जा सकता है। अब देखिए, सामान्यतः यूं कहा जाता है कि बालक के विकास में इन दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये चीज वंशानुक्रम व वातावरण का नियम क्या कहता है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब किसका ज्यादा रहता है, किसका कम रहता है, किसका कितना रहता है, इस चीज की यदि अपन बात करें तो देखिए, कुछ विद्वान तो यूं कहते हैं कि इसका 90% रहता है। बालक के विकास में वंशानुक्रम का योगदान 90% रहता है, और इसका जो इसके पक्षधर है ना, वंशानुक्रम के पक्षधर जो लोग हैं और इसका पक्ष लेने वाले हैं या इसके संबंध में मत देने वाले जो वैज्ञानिक हैं, वो तो यूं कहते हैं कि वंशानुक्रम तो 90% रहता है और वातावरण 10% रहता है। इनका मतलब है कि ज्यादातर जो बालक का विकास है वो किससे प्रभावित होगा, वंशानुक्रम से होगा, वातावरण का मात्र 10% प्रभाव रहेगा। और जो इसके पक्षधर है या जो इसका सिद्धांत देने वाले हैं, वातावरण के पक्षधर है, वो लोग क्या कहते हैं, वो लोग यूं कहते हैं कि वातावरण का प्रभाव इस पर 90% पड़ता है, जबकि वंशानुक्रम का इस पर 10% प्रभाव पड़ता है। अर्थात बालक के विकास का निर्धारक कौन है, वातावरण है, और वंशानुक्रम का मात्र 10% प्रभाव रहता है, और कहीं कहीं तो यूं होता है कि दिखाई भी नहीं देता। तो इस प्रकार से अब दो मत तो इस प्रकार से आगे। कुछ विद्वान ऐसे भी होते हैं कि भाई ऐसे मत करो, ऐसा कुछ नहीं होता, 90-10 का आंकड़ा नहीं रहता, ये तो 50-50 का आंकड़ा रहता है। अर्थात वंशानुक्रम व वातावरण दोनों मिलकर ही निर्धारित करते हैं कि बालक कितना विकास करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये कहते हैं कि वंशानुक्रम भी निर्धारक होता है और वातावरण भी निर्धारक होता है। अर्थात बालक के विकास में दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है। अब अपन बात करते हैं कि कौन। देखिए, वंशानुक्रम का समर्थन करने वाले तो ये मानते हैं, और जो वातावरणवादी है, वातावरणवादी जिन्हें मैं यूं भी कह सकती हूं जो वातावरणवादी है, वातावरणवादी का मतलब वातावरण का प्रभाव मानने वाले, इनको अपन व्यवहारवादी भी कह सकते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि 90-10 का आंकड़ा रहता है, परंतु 90% वातावरण का। अब याद कीजिए वाटसन को तो आप जानते ही हैं, है ना, मिले होंगे ना, परंतु उनके विचारों को तो जरूर पढ़ा है। वाटसन क्या कहते हैं, याद कीजिए उस परिभाषा को, जो मनोविज्ञान थोड़ी बहुत भी बालक पढ़ता है या कोई भी अभ्यर्थी पढ़ता है तो वाटसन से जरूर परिचित होता है। और वाटसन की वो परिभाषा तो लगभग सबके ध्यान में रहती है, कौन सी, कि तुम मुझे एक बालक दो, तुम मुझे एक बालक दो। और उसके बाद वो क्या कहते हैं कि जो कहोगे इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, चोर, डाकू बना सकता हूं। यहां पर पूरी परिभाषा नहीं लिखेंगे अपन, बना सकता हूं या बना दूंगा, ठीक है। तो यहां पर वाटसन ने क्या कहा था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, तुम जो कहोगे मैं बना दूंगा। तुम कहोगे कि चोर बनाना, मैं चोर बना दूंगा। तुम कहोगे कि इंजीनियर बनाना, मैं इंजीनियर बना दूंगा।
तुम कहोगी कि मैं डॉक्टर, इसको डॉक्टर बनाना है, मैं डॉक्टर बना दूंगा। क्यों कहा उन्होंने यूं कहा कि बालक पर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ता है वो वातावरण का पड़ता है। उसको वातावरण उस प्रकार का दे तो वो उसी दिशा में जाएगा। सामान्यतः एक कहानी भी आती है कि एक शेर का बच्चा भेड़ियों में रहने लगा तो वो भेड़ियों की आवाज बोलने लगा। तो इस प्रकार से वातावरण के जो समर्थक है वो यूं कहते हैं कि जिस प्रकार का माहौल बच्चे को दिया जाएगा, इसको अपन यूं भी समझ सकते हैं कि एक तो बालक ले लीजिए, कौन सा बालक ले लीजिए, जो भारत के ग्रामीण इलाकों में रहता है, ठीक है, भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाला बालक है, और एक बालक है जो कहाँ रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है। अब ये जो बालक है वो इस प्रकार के परिवेश के अनुसार विकास करेगा और ये बालक है वो इसके परिवेश के अनुसार विकास करेगा। ये बालक है वो ग्रामीण अंचल की यहाँ की भाषा बोलेगा, जबकि ये अमेरिका की इंग्लिश बोलेगा। तो इस प्रकार से इनमें परिवर्तन रहता है। ये बात कौन कहते हैं, वातावरणवादी कहते हैं, ठीक है। तो वातावरणवादियों ने यूं कहा है कि सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है, इसका प्रभाव मात्र 10% पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यदि अपन बात करें 50-50% की, तो देखिए एक विद्वान है, मनोवैज्ञानिक है, जिनका नाम है रॉस। तो जो रॉस महोदय हैं, उन्होंने यूं कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि इन दोनों में इतना अंतर रहता है, दोनों का बराबर प्रभाव पड़ता है, अर्थात बालक का विकास वातावरण व वंशानुक्रम दोनों का ही प्रभाव है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और यहां पर एक विद्वान और आए जिनका नाम है वुडवर्थ। तो वुडवर्थ ने एक बात और कही थी। वुडवर्थ ने यूं कहा कि दोनों का ही प्रभाव रहता है और दोनों का प्रभाव है वो किसी भी मात्रा में रहे, परंतु इनमें से किसी का भी शून्य नहीं होना चाहिए। वुडवर्थ ने यूं कहा कि दोनों का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये सत्य बात है, दोनों का प्रभाव पड़ता है, दोनों का प्रभाव पड़ता है, ये तो सभी स्वीकार कर रहे हैं, चाहे कोई कम स्वीकार कर रहा है, कोई ज्यादा, कोई बराबर। तो इसलिए यूं कहते हैं कि दोनों का प्रभाव तो पड़ता है, परंतु इन दोनों में से किसी भी एक का शून्य नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों कहा इन्होंने ये बात? ये बात क्यों कही कि जीरो नहीं होना चाहिए? इन्होंने ये बात इसलिए कही कि यदि हम किसी एक संख्या का शून्य से या जीरो से गुणा करते हैं तो वहां शून्य ही आता है। ये तो आप भी जानते हैं, शून्य ही आता है। तो वुडवर्थ ने यहां पर यह चीज बताई कि देखो दोनों का प्रभाव रहता है, परंतु दोनों में से किसी का जीरो नहीं होता, अर्थात तो दोनों का किसी न किसी मात्रा में तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यदि दोनों में से एक का जीरो हो गया तो जीरो से यदि किसी चीज की आप गुणा करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगी, जीरो ही वो रह जाएगी। तो जीरो यदि रह जाएगी अर्थात इन दोनों में से यदि बालक पर किसी का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि मान लीजिए कि इसका आपने माना कि 90% है और इसका मान लिया कि जीरो है, ये तो प्रभावित ही नहीं करता। मान लो कि वंशानुक्रम के समर्थक जो है वो वातावरण को जीरो पर ले जाए, तो 90 का जीरो से गुणा करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, यानी इन दोनों का ही प्रभाव नहीं पड़ रहा। अब दोनों का ही यदि प्रभाव नहीं पड़ रहा तो फिर क्या होगा? फिर कहते हैं कि बालक का विकास ही नहीं होगा और फिर प्रभाव क्या रहेगा? बालक का विकास बिल्कुल रुक जाएगा, अर्थात मृत प्राय बालक हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बालक तभी जिंदा रहता है, उसका विकास हो रहा है ना। हमारा शारीरिक मानसिक कुछ आप देखते हो कि इस प्रकार के बालक होते हैं जो सामान्यतः ऐसी स्थिति में जन्म लेते हैं जो न सुन पाते हैं न बोल पाते हैं, तो फिर वो ज्यादा लंबी उम्र ही नहीं ले पाते। तो इस प्रकार से
यदि कहीं पर वातावरण व वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव नहीं रहेगा तो वहां पर बालक के विकास की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात वह मृत प्राय हो जाएगा। तो ये चीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज का तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर आप लिख लेंगे, ये तो वंशानुक्रम का पक्ष लेने वाले जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने कहा है, और ये वातावरणवादी जो है वो कहते हैं कि वातावरण का तो 90% और इसका 10%, और रॉस महोदय ने दोनों का 50-50% माना है। और वुडवर्थ ने ये बात कही है कि किसी का भी शून्य नहीं होना चाहिए। और वाटसन वाली परिभाषा है वो सामान्यतः आप जानते ही हैं, और यदि फिर भी नोट करना चाहे तो वीडियो को रोककर उसको भी नोट कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात इससे संबंधित हो रहा है जो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर। तो वंशानुक्रम व वातावरण के नियम से संबंधित अपन बात कर रहे हैं, और इसमें इस नियम के अनुसार यदि अपन सभी विद्वानों के मतों को छोड़ दें तो ये नियम यूं कहता है कि बालक का विकास जो है वो वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का ही परिणाम है, अर्थात बालक के विकास को वंशानुक्रम व वातावरण दोनों ही प्रभावित करेंगे। ठीक है। अब किसी ने यूं माना है कि कम प्रभावित होगा, किसी ने यूं माना है ज्यादा प्रभावित होगा। तो यहां पर एक प्रश्न है आपके समक्ष, आप अपना जवाब बताएं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव का संबंध रहता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। यहां पर ये जो प्रश्न आया था उसकी भाषा इस प्रकार से थी कि बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। उसके बाद अगली लाइन में यूं था कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध, अर्थात बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का किस रूप में या किस संबंध में प्रभाव पड़ता है। तो यदि अपन इसमें विकल्प देखें तो आपके सामने विकल्प ये है प्लस का, यानी अपन यूं मान सकते हैं योगात्मक नंबर, इसको अपन धनात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, धनात्मक। उसके बाद माइनस का, प्रश्न में विकल्प इसी प्रकार के थे, प्लस माइनस। माइनस को अपन क्या कह सकते हैं, ऋणात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा से यानी गुणात्मक भी कह सकते हैं। और उसके बाद ये यानी भागात्मक, भाग देने से संबंधित, तो भाग का साइन चिन्ह वही होता है, तो इसलिए तो यहां पर आपको ये बताना है कि बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण का तो प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, परंतु वंशानुक्रम व वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है उनका आपस में संबंध क्या रहता है, उनका योगात्मक संबंध रहता है या ऋणात्मक रहता है या फिर गुणात्मक रहता है, किस प्रकार का संबंध रहता है। आप प्रश्न ध्यान से दोबारा पढ़िए और उसके बाद इसका जवाब है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, विकास व वातावरण के नियम से संबंधित, और ये आया हुआ प्रश्न है। और सामान्यतः रीट चूंकि थिंकिंग लेवल के प्रश्न पूछती है तो इसी प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बता देती हूं कि बालक के विकास में वंशानुक्रम व वातावरण के प्रभाव का संबंध गुणात्मक रहता है। यहां पर आपका स विकल्प है वो सही हो जाएगा। कैसे? तो यहां पर अब उस चीज को याद कीजिए जो अभी आपको वुडवर्थ ने बताई थी। वुडवर्थ ने क्या बताई थी कि देखिए सामान्यतः इन दोनों का जो संबंध है वो गुणात्मक रहता है। किसका संबंध है? गुणात्मक। ये वातावरण और इसके साथ साथ वंशानुक्रम, इनका है
वो बालक के विकास के प्रभाव, बालक के विकास पर प्रभाव है वो गुणात्मक रहता है। इसीलिए उन्होंने यूं कहा था कि एक तरफ जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर जीरो है तो अपन गुणा करेंगे तो वो जीरो ही हो जाएगा। हाँ, अगर जोड़ है तो आप किसी भी संख्या को किसी भी जीरो से जोड़ लीजिए, कहीं भी जीरो नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज है वो उनके द्वारा कही गई थी कि वातावरण व वंशानुक्रम का प्रभाव गुणात्मक पड़ता है, इसलिए जीरो नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी देख लीजिए, यहाँ पर जीरो रख के देख लीजिए, एक साइड में, एक पक्ष पर कहीं भी जीरो नहीं आएगा। यहाँ पर रख दीजिए, जैसे 90 माइनस जीरो 90 बच जाएंगे, 90 प्लस जीरो 90 बच जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से है वो गुणा करने पर दोनों की दोनों संख्याएं जीरो हो जाएगी और उस समय फिर बालक का विकास खत्म हो जाएगा और विकास खत्म हो जाएगा तो फिर वहां पर बालक मृत प्राय हो जाएगा। तो यहाँ पर अपनों ने अत्यंत महत्वपूर्ण जो नियम है वो पढ़ा है, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। और यहाँ पर यदि आपसे यूं भी पूछ लिया जाए, आप नोट लगाकर इस चीज को लिख लेंगे कि वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम व वातावरण का जो प्रभाव बालक पर है वो हमेशा गुणात्मक रहता है। और आपको एक बात और भी बता देती हूँ, सीधा का सीधा पूछ लिया जाए कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम व वातावरण का प्रभाव या प्रभाव में संबंध क्या रहता है, तो भी गुणात्मक ही रहता है, क्योंकि अन्य किसी मनोवैज्ञानिक ने इस संबंध में कोई अवधारणा ही नहीं दी, कोई विचार ही नहीं दिया, अकेले वुडवर्थ ने दिया था तो वही मान्य है। तो इसलिए यदि सीधा पूछ लिया जाए, वुडवर्थ नहीं भी आए, सीधा पूछ लिया जाए कि वंशानुक्रम व वातावरण का संबंध, तो गुणात्मक। ठीक है, ये चीज आप स्पेशली नोट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर अपनों ने जो वंशानुक्रम व वातावरण है उससे संबंधित क्या देखा, सबसे पहले तो देखा कि बालक के विकास पर कितने कितने प्रतिशत योगदान रहता है। तो यहाँ पर विभिन्न विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग मत है। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि सामान्यतः जो वंशानुक्रम व वातावरण है इससे संबंधित बहुत बड़ा विवाद चल चुका है। कोई कुछ कहता है कि इतना प्रतिशत प्रभाव पड़ता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस प्रकार से इस संबंध में बहुत बड़ा विवाद भी चल चुका है, विवाद हो चुका है। वंशानुक्रम के समर्थक वंशानुक्रम के प्रभाव को स्वीकार करते हैं, वातावरण वाले वातावरण को स्वीकार करते हैं, और वॉटसन जैसे मनोवैज्ञानिक तो ये तक कह जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वातावरण का ही प्रभाव रहता है, यानी आप कोई भी बच्चा दे दो, मैं जो चाहूं वो बना सकता हूं। अब एक चीज अत्यंत महत्वपूर्ण, इस चीज को भी आप नोट लगाकर लिखेंगे, क्या वंशानुक्रम व वातावरण से संबंधित या फिर इसको पूरा ही लिखें अच्छे से। तो वंशानुक्रम व वातावरण के बालक पर प्रभाव से संबंधित एक विवाद चला जिसे प्रकृति पोषण विवाद कहा जाता है, नेचर नर्चर। ठीक है, तो नेचर नर्चर जो विवाद है उसे कहा जाता है। तो आपसे सीधा कोई पूछ ले, हाँ ये प्रश्न भी आया हुआ है कि प्रकृति पोषण विवाद
सामान्यतः यूं पूछा गया था कि वंशानुक्रम व वातावरण से संबंधित जो विवाद हुआ वो किस नाम से हुआ था, तो प्रकृति पोषण से संबंधित विवाद हुआ था। प्रकृति यानी नेचुरल तो क्या होता है, वंशानुक्रम होता है, यानी स्वाभाविक रूप से जो पूर्वज होते हैं उनके गुण पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, तो उसे तो हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये तो हो गई प्रकृति। और पोषण किससे मिलता है अपने को, वातावरण से मिलता है। तो इसलिए प्रकृति यानी नेचर और पोषण यानी नर्चर, या प्रकृति यानी वंशानुक्रम और पोषण यानी वातावरण। तो वंशानुक्रम व वातावरण का विवाद है वो कहा जाता है, किसके विवाद को, इसके विवाद को। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि इसी के साथ बाल विकास से संबंधित आपके नियम कंप्लीट होते हैं और उसके बाद अपन बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, अगले टॉपिक पर। यहाँ पर वंशानुक्रम व वातावरण से संबंधित अपनों ने कितनी चीजें देखी हैं। सबसे पहले तो अपनों ने देखा है कि दोनों का प्रभाव कितने कितने प्रतिशत पड़ा है, तो उसमें अपनों ने देख लिया कि दोनों का प्रभाव है वो अलग अलग विद्वानों के मतानुसार अलग है। बस यहाँ पर अपने को वुडवर्थ का तर्क याद रखना है कि दोनों का गुणात्मक प्रभाव रहता है। यहाँ पर अपनों ने वाटसन का भी देख लिया कि वाटसन एक व्यवहारवादी थे और जिन्होंने वातावरण का समर्थन किया है। उसके बाद अपनों ने प्रश्न देखा। प्रश्न में क्या कहा गया कि वंशानुक्रम व वातावरण का जो संबंध होता है वो गुणात्मक होता है। उसके बाद अपनों ने बात की कि ये जो वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित जो विवाद चला था वो मनोविज्ञान में किस नाम से चला था, तो वो प्रकृति पोषण नाम से संबंधित विवाद चला था। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने इसी के साथ बाल विकास का अर्थ देख लिया, बाल विकास का इतिहास देख लिया। उसके बाद अभिवृद्धि व विकास का अर्थ व परिभाषाएं देख ली, उनका अंतर देख लिया। उसके बाद विकास के विभिन्न आयाम देख लिए और विकास के नियम देख लिए। अब अपन बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, सामान्यतः कुछ किताबें, कुछ विद्वान यूं मानते हैं कि विकास को मात्र 4 कारक प्रभावित करते हैं। मात्र 4 कारक है वो प्रभावित करते हैं। कौन कौन से प्रभावित करते हैं? एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण, तीसरा परिपक्वता, चौथा अधिगम। कहते हैं कि ये 4 ही कारक, 4 ही तत्व ऐसे हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। कुछ किताबें, कुछ मनोवैज्ञानिक ये लिखते हैं, परंतु कुछ किताबें इसको और अधिक विस्तार देते हुए और यूं लिखती है कि वातावरण या बालक के विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों में कुछ और भी है। और कौन कौन से हैं? तो यहां पर वो कहते हैं कि बालक के विकास को उसकी बुद्धि, और बुद्धि से ही बुद्धि लब्धि भी हो जाएगा, यानी उसका आईक्यू लेवल भी उसके विकास को प्रभावित करता है। सामान्यतः एक बच्चा जड़ बुद्धि होता है, एक बच्चा प्रतिभाशाली होता है, तो उसमें विकास अलग अलग प्रकार का होगा। इसके साथ साथ ऐसे कहा जाता है कि लिंग का प्रभाव भी विकास पर पड़ता है, यानी अलग अलग लिंग, यानी लड़के व लड़कियों में विकास अलग अलग प्रकार का होगा। उसके बाद क्यों माना जाता है कि परिवार का प्रभाव भी विकास पर पड़ता है, समाज का प्रभाव भी विकास पर पड़ता है, जिस देश में, जिस राष्ट्र में रह रहा है उसका भी प्रभाव उस पर पड़ता है। इसके साथ साथ यूं भी माना जाता है कि जो सभ्यता है, सभ्यता का मतलब रहन सहन, वह संस्कृति का मतलब खान पान पहनावा, सारी चीजें आ गई, यानी सभ्यता व संस्कृति भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि देखिए
खान पान भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। खान पान भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। और इसके साथ साथ एक तत्व और भी आ जाता है कि ग्रंथियों का जो प्रभाव है वो भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। अर्थात यहाँ पर अपने ये जो तथ्य है वो आगे जो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अर्थात बालक के विकास पर इन 10 तत्वों का प्रभाव पड़ेगा। और सामान्यतः हम भी मान सकते हैं कि ये सारी की सारी चीजें बालक के विकास को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन एक एक को अच्छे से समझते हैं कि वो कौन किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। उन कारकों में वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, अधिगम, बुद्धि, लिंग, परिवार, समाज, देश, सभ्यता व संस्कृति, खान पान और साथ साथ ग्रंथियों का प्रभाव। ठीक है, अब अपन देखते हैं एक एक को। देखिए यहां पर वंशानुक्रम व वातावरण को तो आपको मोटे तौर पर पढ़ना है, विस्तृत तरीके से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो स्पेशली दिया गया है, आपके जो पहली यूनिट है उसमें स्पेशली दे रखा है कि वंशानुक्रम व वातावरण के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपन संक्षिप्त चर्चा करते हैं और उसके बाद अपन इनके बारे में विस्तृत चर्चा भी करने वाले हैं। अब अपन देखते हैं कि वंशानुक्रम का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है संक्षिप्त रूप में। देखिए माता पिता के गुण सामान्यतः बालक में आते हैं, ये नहीं है कि सारे आते हैं, ठीक है, कुछ मात्रा में ये प्रभावित करते हैं। और इस संबंध में भी मैं आपको बता दूं कि देखिए बालक में माता पिता के या पूर्वजों के जो गुण आते हैं वो भी 2 रूपों में आते हैं। कौन कौन से रूपों में? एक तो प्रभावित या प्रभाव के रूप में, एक अप्रभाव के रूप में। यानी कभी कभार तो बालक पर उनका प्रभाव दिखाई देता है और कभी कभार दिखाई नहीं भी देता। तो ये दोनों की दोनों चीजें हो सकती है। तो इस प्रकार से सामान्यतः हाँ ये भी होता है। ये किस पर आधारित होता है? ये गुणसूत्रों, जीन्स आदि पर आधारित होता है, परंतु ये अपन जब वंशानुक्रम को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। यहां पर अपन इतना समझते हैं कि माता पिता या पूर्वजों के जो गुण है वो बालक में जब हस्तांतरित होते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? वंशानुक्रम का प्रभाव कहते हैं। सामान्यतः यूं होता है कि एक बच्चे को जन्म लिया, थोड़े टाइम बाद ही देखा तो उसको एलर्जी है। तो सामान्यतः बात फिर यूं आती है कि अब इस बच्चे को इतनी सी उम्र में एलर्जी कहाँ? तो फिर उनका इतिहास देखा तो उस बच्चे के दादा दादी, माँ बाप यानी सबको एलर्जी है। तो उसी प्रकार से उनकी एलर्जी है वो चलती आ रही है। इस प्रकार से हो सकता है। और इस संबंध में भी बहुत से विद्वानों के अलग अलग तर्क है जो वंशानुक्रम के सिद्धांतों में अपन देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपने को इतना सा समझना है कि माता पिता या पूर्वजों के जो गुण है वो बालक में हस्तांतरित होते हैं, तो इस प्रकार से वो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अपन इसको इस उदाहरण से समझ लेते हैं कि माता पिता को एलर्जी थी, पूर्वजों को एलर्जी थी, इसलिए बालक को एलर्जी हुई। अर्थात बालक को एलर्जी है तो वो उस बालक के समान, जैसे सामान्य बालक है वो हर एक परिस्थिति में कार्य कर लेता है, क्योंकि उसको किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक तकलीफ नहीं है। और अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ ही नहीं है तो वो इस बालक के बजाय कम विकास करेगा, अर्थात इसके विकास की तुलना में उसका विकास कम होगा। तो इस प्रकार से वंशानुक्रम भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं वातावरण के संबंध में। तो
वातावरण के संबंध में अपन बात करते हैं कि वातावरण का प्रभाव भी बालक पर पड़ता है। एक बालक जिसने भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया, उसी समय एक अन्य बालक भी था जिसने भी भारत के ग्रामीण क्षेत्र में जन्म लिया। यानी हम मान सकते हैं कि दो बालक एक साथ भारत के गांव में जन्म ले रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने जन्म लिया। अब यूं हुआ कि ये बालक यहीं पर रह रहा है। ठीक है, अब इस बालक के माता पिता को अचानक विदेश जाना पड़ गया। मान लीजिए कि वो किसी भी देश में चले गए, मान लीजिए अमेरिका चले गए। ठीक है, अब इस बालक के पिता डॉक्टर थे तो इस कारण वो अपने अध्ययन को आगे जारी रखने के लिए या फिर किसी व्यवसाय के लिए वो अमेरिका चले गए। ठीक है, अब इस बालक के माता पिता खेती करते हैं और वो यहीं रहता है। अब दोनों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। ये भी बड़ा हो रहा है, ये भी बड़ा हो रहा है। अब बड़े होने के बाद देखोगे इस बालक का व्यक्तित्व अलग होगा, इस बालक का व्यक्तित्व अलग होगा। ये बालक सामान्यतः आम बोलचाल की, हमारी जो भाषा है, वैसे तो आम बोलचाल की में ही वो बात करेगा, परंतु वहां की अलग भाषा है। तो ये बालक है वो सामान्यतः राजस्थान का बालक है या किसी भी प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का बालक है तो वहां की भाषा बोलेगा, ये वहां की भाषा बोलेगा। अब ऐसा हो सकता है क्या कि ये जो बालक है वो तो यहाँ की भाषा बोले और ये जो बालक है वो यहाँ की भाषा बोले? हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अब आप यहाँ पर यदि चाहो कि उसे इंग्लिश सिखाओ तो भी वो इसकी बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वातावरण है ऐसा। ठीक है, तो उसके पास वातावरण है, इसलिए वो इसकी बराबरी बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वातावरण का प्रभाव है वो बालक के विकास पर पड़ता है। सामान्यतः इसके माता पिता खेती करते हैं तो माता पिता इसकी एजुकेशन पर भी ध्यान नहीं दे पाते, तो ये बालक प्रतिभाशाली होकर भी हो सकता है शिक्षा में पिछड़ जाए। और ये बालक हो सकता है कि प्रतिभाशाली नहीं हो, सामान्य बालक हो, औसत बालक हो, परंतु फिर भी माता पिता की ध्यान की वजह से और माता पिता के द्वारा दिए गए अच्छे वातावरण की वजह से बहुत आगे जा सकता है। तो इस प्रकार से बालक के विकास पर उसके वातावरण का प्रभाव रहता है। अब अपन देखते हैं परिपक्वता चूंकि अपनों ने देखी है, अभी अपनों ने बात की थी परिपक्वता के संबंध में, और परिपक्वता के संबंध में अपनों ने किसके मत से बात की थी? गैसल के मत से बात की थी। तो यहां पर सिर्फ मैं एक लाइन बताऊंगी, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। यहां पर मैं इतना बताना चाहूंगी कि देखिए परिपक्वता यानी शारीरिक विकास, शारीरिक विकास। तो बच्चे की जो परिपक्वता है अर्थात तो उसका शारीरिक विकास है, उसी के अनुसार वह अधिगम करेगा अर्थात वह सीखेगा। यहां पर अपन शारीरिक के साथ साथ मानसिक को भी ले लेते हैं कि बच्चा, और यहां पर ये चीज भी बता देती हूं कि सामान्यतः किशोरावस्था का जो बालक है वो, कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा माना जाता है कि बालक 20 वर्ष की अवस्था में तो शारीरिक विकास पूर्ण कर लेता है, 18 वर्ष की उम्र में मानसिक विकास पूर्ण कर लेता है। तो किशोरावस्था का जो बालक है वो परिपूर्ण हो जाता है, या फिर अपन यूं मान सकते हैं कि वो परिपक्व हो जाता है। तो इस उम्र में आप बालक को, इस अवस्था में आप बालकों को किसी भी लेवल की बात है वो सामान्यतः बता सकते हैं, परंतु इस लेवल वाली बात आप न ही तो शिशु को बता पाएंगे, बताएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा, और न ही बालक को बता पाएंगे। अब मान लीजिए कि एक बच्चा है, ठीक है, एक बालक है, अब वो टीवी देख रहा है। उसने टीवी देखते देखते और
उसने यूं देखा कि टमाटर है वो लाल रंग का है। सामान्यतः बालक जो है, छोटे बच्चे जो है वो प्रश्न बहुत पूछते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछ लिया, टमाटर लाल क्यों होता है? मिर्ची जो सामान्य टीवी में उन्होंने, मान लीजिए कि वो किसान वाली जो दिखा रहे हैं, ऐड आती है फ्रूट से बना हुआ, तो फ्रूट से या सब्जियों से जो भी है, कुछ भी बना हुआ हो, इसमें उसने टमाटर देख लिया और ग्रीन चिली यानी हरी मिर्च देख ली। अब उसने आपसे यूं प्रश्न कर लिया कि टमाटर लाल क्यों होता है और मिर्ची हरी क्यों होती है। अब आपने उसको शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया तो उसके दिमाग में थोड़ा बहुत आएगा और वो संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि बालक चाहता है कि उसने जो प्रश्न पूछा उसका जवाब मिले, उसे किसी न किसी रूप में उसे जवाब मिलना ही चाहिए। अब आपने जवाब तो दे दिया, परंतु आपने शॉर्ट एंड स्वीट सीधा सा जवाब न देकर और आपने उससे संबंधित बड़ा सा सिद्धांत समझाना शुरू कर दिया। बालक 2 मिनट आपके सामने बैठेगा, फिर उसका ध्यान हट जाएगा, वो वहां से चला जाएगा। हाँ, यही बात आप इस उम्र में यदि बालक को पूरी थियरी बता रहे हैं, उसको पूरा विश्लेषित करके बता रहे हैं, तो ये बालक समझने का प्रयास जरूर करेगा। तो इस प्रकार से आप इस अवस्था में जो चीज बता सकते हैं वो नहीं तो इस अवस्था में बता सकते, नहीं इस अवस्था में बता सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से परिपक्वता भी है वो बालक की विकास को प्रभावित करती है। उसके बाद अपन बात करते हैं अधिगम की, सीखना। एक उदाहरण देती हूं। देखिए, एक कक्षा में 25 विद्यार्थी है। 25 विद्यार्थी है। कक्षा कौन सी है? 5वीं है। 5वीं कक्षा में 25 विद्यार्थी है। उनमें से 20 विद्यार्थी तो सामान्य है। 5 जो विद्यार्थी है वो प्रतिभाशाली है। ठीक है, अब ये जो 20 सामान्य बालक है और ये जो 5 प्रतिभाशाली बालक है, तो शिक्षक ने उन सभी को पढ़ाने के तरीके से, सामान्यतः जो शिक्षक होता है वो तो सभी बच्चों को साथ में लेकर चलेगा, तो शिक्षक ने पढ़ाने के लिए क्या किया कि सरल तरीका ले लिया, बिल्कुल आसान तरीका ले लिया। उन्होंने इनका लेवल नहीं लिया, उन्होंने इनका लेवल ले लिया कि सामान्यतः अपने को किस तरीके से समझाना है कि सामान्य बालकों को समझ में आ जाए। उन्होंने इनका लेवल नहीं लिया कि वो तो समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर उन्होंने सरल तरीका ले लिया। तो अब ये बालक सामान्यतः इधर उधर या तो खेलेंगे या किसी अन्य बच्चे को छेड़ेंगे या किसी पर कोई कागज फेंकेंगे, यानी ये शैतानी करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके लेवल की बात नहीं आ रही। और 1% यूं हो गया कि ये बच्चे सामान्यतः जो इंटेलिजेंट होते हैं वो बच्चे आगे की रो में बैठते हैं, आगे बैठते हैं। तो शिक्षक ने क्या किया, इनके लेवल का ले लिया, यानी कठिन स्तर का टॉपिक तैयार कर लिया। अब यहां पर ये बालक तो समझ रहे हैं, अब इनका आईक्यू लेवल नहीं है कि इसको समझ सके। तो बताइए, ये अधिगम कर पाएंगे? ये सामान्य बालक, उस परिस्थिति में ये सामान्य बालक अधिगम ही नहीं कर पाएंगे। तो आपका अच्छे से अच्छा पाठ भी व्यर्थ जाएगा। तो इसलिए विकास के लिए अधिगम अत्यंत आवश्यक है। यदि बच्चा सीख रहा है तो ही उसका विकास हो रहा है। आप कितनी अच्छी थियरी बता दीजिए, कितना ही अच्छा सिद्धांत बता दीजिए, यदि बालक ने सीखा नहीं है तो वो सब व्यर्थ है। और सीखना ही विकास है, यूं कहें तो भी कोई दो राय नहीं है, या फिर यूं कहें तो ज्यादा अच्छा होगा कि सीखना ही क्या है, विकास है। क्योंकि बालक जैसे जैसे सीखता जाएगा वैसे वैसे बालक का विकास होता जाएगा। तो यहाँ पर अपनों ने आज की क्लास में विकास को प्रभावित करने वाले जो 4 तत्व हैं, 4 कारक हैं, उनको तो अपनों ने देखा जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद कुछ और जो कारक रहते हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे अपने मेन टॉपिक के बारे में, क्योंकि वंशानुक्रम व वातावरण आपके स्पेशली दिया हुआ है। तो देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।